हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेवी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि तुलसीदास की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, ये शॉर्ट शब्दों में यानी कि 50 शब्दों में इसका लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, तुलसीदास की भक्ति भावना भावपक्ष तुलसी राम काव्य धारा प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपने समस्त काव्य ग्रंथों में राम के प्रति अन्य भक्ति भाव व्यक्त किया है। इसलिए तुलसीदास को राम का एकांत एवं अनन्य भक्त के रूप में विवेचित किया गया है। परम अनुराग जब ईश्वर की ओर हो तब वह भक्ति कहलाता है। यह तुलसी की भक्ति भावना के स्पष्ट किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, आदिकाल के हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। देखते हैं इसका उत्तर। वीरों की गाथाएं आदिकाल हिंदी साहित्य का केंद्र बिंदु हैं। आदि से अंत तक चित्र की वृत्तियाँ की परंपरा को देखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखलाना इस साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य मानव समाज के विविध एवं भाव एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तद्विहीन मानव समाज को समग्रता से जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती है। आदिकाल साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में इसकी स्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी काल के साहित्य के इतिहास को समझने के लिए काल विशेष की परिस्थिति को समझाना आवश्यक होता है। आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं वे तद्विहीन परिस्थितियों से विकसित हुई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये 200 से 500 शब्दों में लिखने को आ सकता है, ठीक है। 200 से 500 शब्दों में, जिसे लघु और अति लघु के बाद, ठीक है। देखते हैं, आधुनिक काल में छायावाद के बाद अत्यंत सशक्त साहित्य आंदोलन प्रगतिवाद का मूल आधार सामाजिक यथार्थवाद रहा है। प्रगतिवाद काव्य वह है जो अतीत की संपूर्ण व्यवस्थाओं के प्रति रोष व्यक्त करता है और उसके बदलाव की आवाज़ को बुलंद करता है। नागार्जुन के काव्य में प्रगति के स्वर प्रमुख हैं। सही अर्थों में नागार्जुन जनता के कवि हैं। वे मार्क्सवादी कवि माने गए हैं क्योंकि नागार्जुन ने मार्क्सवाद को नहीं अपनाया, बल्कि वे उनकी युगीन और आंतरिक जरूरत थी। इस आंतरिक अनिवार्यता की जड़ें उनकी पारिवारिक परिवेश में है। इसलिए वह अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार भी किया है। उनकी कविता में अमीर गरीब, मालिक मजदूर, जमींदार कृषक, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच द्वंद्व दिखाई देता है। गरीबी के भूखमरी, बीमारी, अकाल बाढ़ जैसे सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया है।
नागार्जुन ने काव्य का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी कविता स्थान विशेष की कविता न होकर पूरे हिंदी प्रांत की और पूरे देश की कविता है। नागार्जुन मूलतः मैथिली भाषा है। यात्री नाम से मैथिली में कविता भी लिखते थे। मैथिली की अपनी कविताओं पर वे साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा नागार्जुन की भी। ठीक है, क्योंकि इनका ज़रूर आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, छायावाद की चतुष्टय का नाम एवं उनकी दो कृतियों का नाम लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहम्मद जायसी द्वारा प्रणीत 3 ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो उनका देखते हैं। मोहम्मद जायसी द्वारा प्रणीत 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? पद्मावत, उनके ग्रंथ है पद्मावत। ठीक है, अकलन कथा, और तीसरा है क्षीरोद अफसाना एवं चित्र रेखा। ठीक है, इनमें से पद्मावत सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो एक महाकाव्य है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी बताई गई है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भक्ति, प्रेम और वीरता की भावनाएं व्यक्त हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी के प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जिनमें पद्मावत उनकी प्रमुख प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कमानी में मनु, श्रद्धा तथा ईडा किसके प्रतीक हैं? ठीक है, तो देखते हैं। कमानी में मनु, श्रद्धा और ईडा क्रमशः मनुष्य की आत्मा, विश्वास और बुद्धि के प्रतीक हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमानी एक महाकाव्य है जिसमें मनु, श्रद्धा और ईडा के माध्यम से मानव जीवन की यात्रा और आत्म साक्षात्कार की कहानी बताई गई है। मनु मानव आत्मा का प्रतीक है जो जीवन की यात्रा में गुजरता है। वह अपने अनुभवों और संघर्षों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। श्रद्धा विश्वास और धर्म के प्रतीक हैं जो मनु को जीवन की यात्रा में सहारा देती हैं। वह मनु को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, अगला ईडा बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं जो मनु को जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करती हैं। वह अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। इन तीनों प्रतीकों के माध्यम से कमानी मानव जीवन की यात्रा और आत्म साक्षात्कार की कहानी बताता है, जिसमें मनुष्य अपने विश्वास, बुद्धि और आत्मा के माध्यम से जीवन की सच्चाई को समझता है। ठीक है, ये तीन अगर आप लोग हेडिंग डालकर लिखेंगे, हेडिंग जैसे में श्रद्धा, ईडा और मनु के बारे में है, आप लोग अगर हेडिंग डालकर लिखेंगे मोटा, जो ब्लैक पेन से आता है, ठीक है, मनु करके ऐसे, और आप हेडिंग डालकर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे इस पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर भक्त तो थे ही, समाज सुधारक भी थे, साधारण विवेचना कीजिए। ठीक है, देखते हैं। कबीरदास ऐसे कवि जो संत हैं, समाज सुधारक और भक्त और फकीर थे।
जिनके जैसा आज तक न हो कोई हुआ और ना ही शायद होगा। कबीरदास समाज सुधारक के साथ ही हिंदी साहित्य के एक महान सामाजिक कवि थे। उन्होंने अनोखा सत्य के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन तथा कल्याण किया, जिससे मानव कुसंगति, छल कपट, निंदा, अहंकार, जाति भेदभाव, धार्मिक पाखंड आदि को छोड़कर एक सच्चा मानव बल सकता है। उन्होंने समाज में चल रहे अंधविश्वासों, रूढ़ियों पर करार प्रहार किया। कबीर शांतिमय जीवन बिताते थे और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी सीख देते थे। उनका अभाव क्रांतिकारी प्रवृत्ति यानी कि स्वभाव क्रांतिकारी प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने ऊंच नीच तथा समाज में जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। उस समय समाज में हिंदू व मुस्लिम आतंक फैला हुआ था। उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया जिससे समाज में फैली बुराइयों को दूर किया जा सके। कबीर ने अपनी सारा जीवन साहित्य के आधार पर मानव जाति को एक अच्छा संदेश दिया, जिस संदेश को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनके साहित्य में समाज सुधारक की भावना है, जिसे इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखते हैं प्रयोगवादी धारा। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवाद कवियों ने काव्य के भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों को ही महत्व दिया। इन्होंने प्रयोग करके नए तरीकों, नए उपमानों एवं नवीन बिंबों का प्रयोग काव्य को नवीन छवि प्रदान की है। प्रयोगवादी कवि अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। ठीक है, प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियों का उल्लेख। ठीक है, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कविता के लेखक की अंतरात्मा में अनिष्ट इस रूप से बद्धमूल रूप है कि सामाजिक जीवन के साथ किसी प्रकार के सामंजस्य का गठबंधन नहीं कर सकता। दूसरा है अतिनग्न यथार्थवाद। इस कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। जिस वस्तु को श्रेष्ठ साहित्यकार अरुचिकर, अश्लील, ग्राम्य और अस्वस्थ समझकर उसे साहित्य जगत से बहिष्कृत करता है। तीसरा है निराशावाद। नई कविता का कवि अतीत की प्रेरणा और भविष्य की उल्लासमयी उज्ज्वल आकांक्षा दोनों से विहीन है। उसका दृष्टि केवल वर्तमान पर टिकी है। यह निराशा के कुहासे से सर्वत्र आवृत है। उसका दृष्टिकोण दृश्यमान जगत के प्रति क्षणवादी तथा निराशावादी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य युग भक्ति परक रचनाओं की प्रधानता के कारण भक्ति काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। इस काल में हिंदी काव्य का श्रेष्ठतम अंश उपलब्ध होता है। विशाल मानवता का काव्य इस युग में देखा
जाता है। गुणवत्ता और परिणाम दोनों दृष्टियों से निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं से प्रवाहित होने वाला यह काव्य अत्यंत समृद्ध है। भक्तिकालीन साहित्य अपने पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल के साहित्य से निसंदेह उत्तम है। आधुनिक काल का व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण साहित्य अनुभूति की गहनता एवं भाव प्रवाह की दृष्टि से भी भक्तिकालीन साहित्य के समकक्ष नहीं हो सकता। इसी विशेषता को देखते हुए विद्वानों ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य स्वर्ण युग कहा। आज से लगभग अर्ध शताब्दी पूर्व किस काल के प्रयोग किया जाता है। उस समय युग का प्रचुर साहित्य उन विद्वानों के पास नहीं था, परंतु वर्तमान संपन्न साहित्य संपदा को ध्यान में रखकर भी यदि भक्तिकाल के साहित्य का मूल्यांकन किया जाए तब भी अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ही सिद्ध होता है। इसको 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं और 200 शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, भक्तिकाल आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा जरूर। भक्तिकाल, ठीक है, भक्तिकाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भक्तिकाल, क्योंकि इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नाथ साहित्य की विशेषताएं, ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला, नाथपंथी साधनों ने सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ये साधक जनता के बीच जाते थे और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान सुझाने का प्रयास भी करते थे। उनकी स्थानीय संस्कृति के साथ ही संवाद होता रहता था, यानी कि बातचीत होता रहता था। दूसरा, नाथों के यहाँ अंतर साधना का भी वर्णन मिलता है। उनका मानना है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। ठीक है। तीसरा, नाथपंथी योगियों ने अपने रमते स्वभाव के कारण जनता के हृदय में अत्यधिक स्थान बनाने में सफल रहे। चौथा, इन साधकों ने गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया। इनके यहाँ गुरु परंपरा भी दृष्टिगोचर होती है। पांचवा, नाथ साहित्य शुद्ध योगपरक साहित्य है। ठीक है। छठवां, नाथों ने शैव दर्शन तथा हठ योग की साधना को भी अपनाया। सातवां, नाथ साधक एकश्वरवाद में विश्वास करते थे। आठवां, नाथों ने अभिव्यक्ति के लिए उलटवासी का प्रयोग किया। ठीक है। आप लोग हेडिंग 1 2 3 4 करके भरेंगे और उसका आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भक्ति की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, भक्ति के 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखते हैं। इस शाखा के भक्ति कवि निर्गुणवादी थे और राम की उपासना करते थे। वे गुरु को भी सम्मान देते थे तथा जाति पाति के भेदों को अस्वीकार करते थे। वैश्य व्यक्ति साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या अंडबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। ईश्वर के प्रति उत्कर्ष प्रेम और उसके नाम का स्मरण, यही सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे जो भक्ति काव्य के आधार बने। सगुण निर्गुण तथा राम और कृष्ण का लीला गान आदि बातें इसी के बाद आती हैं। उपयुक्त बातों के आधार पर हम भक्ति काव्य की समान विशेषताएं बता सकते हैं जो संपूर्ण भक्ति काव्य पर लागू की जा सकती हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि थे कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी, तुलसीदास जी,
ठीक है, तुलसीदास जी और सूरदास जी थे। ठीक है, मीराबाई भी थी। ठीक है, और रैदास भी थे। ठीक है, ये 5 लोग भक्ति काल के प्रमुख थे। ठीक है, और भक्ति काल की रचनाएं क्या थी? भक्ति काल की रचनाएं रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। दूसरा था सूरसागर जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तीसरा था कबीर ग्रंथावली। ठीक है, जो कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया था। और चौथा था मीराबाई की कविताएं, जो मीराबाई की कविताएं जो मीराबाई जी ने लिखी थी। ठीक है, और 5वां था रैदास की कविताएं जो रैदास जी ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, निराला के काव्य की विशेषताएं लिखिए, अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य सौंदर्य व प्रकाश डालिए। जो सौंदर्य है, तो देखते हैं। क्रांतिदर्शी कवि निराला छायावादी युग के महान कवि थे। निराला जी का जीवन अनेक संघर्षों की गाथा रहा है, पर उनकी काव्य यात्रा को उससे सदा ऊर्जा मिली है। उन्होंने अपनी सबल लेखनी में अनेक काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया है। निराला जी प्रतिभाशाली युग प्रवर्तक कवि हैं। वह बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उनके काव्य की विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं भाव पक्ष और कला पक्ष में देखा जा सकता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाव पक्ष विशेषताएं। निराला जी का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से अत्यंत सबल और प्रौढ़ हैं। उनके काव्य का भाव पक्ष उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भाव पक्ष की विशेषताएं। ठीक है, निराला जी के भाव पक्ष की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, सौंदर्य भावना। निराला सौंदर्य प्रेमी थे। उनके काव्य में सौंदर्य के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों के दर्शन होते हैं। नारी के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन देखिए। ठीक है, हारे हैं सारे नेत्रों को हेर फेर विश्व भर को मतोन्मत करने की मातकता भरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्रों में। ठीक है, निराला जी अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखते हैं। नागार्जुन के काव्य एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी कविता स्थान विशेष की कविता न होकर पूरे हिंदी प्रांत की है और पूरे देश की कविता है। नागार्जुन मूलतः मैथिली भाषा है। यात्री नाम से मैथिली में कविता भी लिखते थे। मैथिली की अपनी कविताएं पर वे साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। नागार्जुन की भाषा का स्वरूप। सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई कविताओं की काव्य भाषा, जैसे मन करता है प्रेम का बयान या अकाल और उसके बाद आदि। आंदोलन धर्मी कविताओं की काव्य भाषा, जहाँ कविता की भाषा अखबार